नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। समझेंगे इसे कि क्या है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी, कैसे कैसे हमारा पावर सेक्टर में क्या क्या हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, और कैसे आपकी यूपीएससी एग्जाम में ये मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू को देख लेते हैं जो प्री में आपसे पूछा जा सकता है। हु डिसाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इन इंडिया? इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है? ठीक है, इसका आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं और वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। क्लियर? चल, सो दोस्तों देखिए, न्यूज में काफी समय से ये बना हुआ है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। इंडिया ग्रीन टैरिफ पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, साथ ही में हाल ही में रिसेंटली न्यूज आई कि इंडिया ने ग्रीन टैरिफ पॉलिसी, गवर्नमेंट ने ग्रीन टैरिफ पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, कुछ न्यूज चल रही थी कि हम लोग 175 गीगावाट 2022 तक का एम कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोग लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन करने वाले हैं। और साथ ही में कोई ना कोई इसके लिए पॉलिसी आएगी, तो ये पॉलिसी ग्रीन टैरिफ पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ग्रीन टैरिफ पॉलिसी है क्या। देखिए, ग्रीन टैरिफ पॉलिसी बेसिकली इसके तहत जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जो पावर को जनरेशन प्लांट से खरीदती हैं और आपके घर तक पहुंचाती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, जिन्हें डिस्कॉम्स कहा जाता है, ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स से डायरेक्टली एनर्जी परचेज कर सकती हैं सस्ते रेट पे, और आपको ये घरों में प्रोवाइड करेंगी। उसे कहेंगे हम ग्रीन टैरिफ। ठीक है, उसी जिस अमाउंट पे ये प्रोवाइड करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे ग्रीन टैरिफ। क्लियर? जो लार्ज कंपनीज हैं, जो भी क्लीन एनर्जी को परचेज करना चाहती हैं, वो भी इस पॉलिसी के तहत अपनी एप्लीकेशंस को सिर्फ 2 हफ्ते में, सिर्फ 2 वीक्स के अंदर अप्रूव करवा सकती हैं, जिससे उनको ग्रीन टैग भी मिल सकता है। राइट? कंपनीज को एक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आरपीओ। उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत आरपीओस क्या होते हैं, और कंपनीज को मजबूरन मजबूरन यानी एक ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन, कि आपको परचेज करना ही करना है। साथ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्हें हम सीएसआर कहते हैं, उसके तहत कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करती हैं। साथ ही में बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं जो कि उनके सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी समाज के प्रति होती है, उसे फुलफिल कर रहा है। क्लियर? एक बार ये पॉलिसी फाइनल हो गई, जो डिस्कॉम्स हैं वो एक्सक्लूसिवली ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकती हैं और आपको सप्लाई कर सकती हैं ग्रीन टैरिफ पे। ठीक है, ग्रीन टैरिफ बेसिकली आपका क्या होगा, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है, जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, इनके कंपैरिजन में जो आपको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी वो थोड़े सस्ते रेट में होगी, स्लाइटली लोअर देन कन्वेंशनल सोर्सेज। क्लियर? चलिए, एक बार हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि पावर सेक्टर का स्ट्रक्चर होता कैसा है। देखिए, सबसे पहले आपके एनर्जी सोर्सेज जो ओपन एक्सेस होते हैं, फिर आपके जनरेशन प्लांट आते हैं, जनरेशन प्लांट जो कि आपका जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये रिन्यूएबल जनरेशन प्लांट्स भी हो सकते हैं और कन्वेंशनल फोर्सेज यानी थर्मल पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं। यहाँ से जो हमारे बल्क कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, जैसे रिफाइनरी इंडस्ट्री है, जिनको इलेक्ट्रिसिटी लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है, बड़े ज्यादा तादाद में जरूरत होती है, वो डायरेक्टली जनरेशन प्लांट से परचेज कर सकती है। राइट? साथ ही में हमारे घरों में कैसे आती है, जनरेशन प्लांट से ट्रांसमिशन यूटिलिटीज में जाती है, यानी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, फिर डिस्कॉम्स के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास, जहां पे वोल्टेज को वापस कम किया जाता है। राइट? और फिर आपके स्मॉल कंज्यूमर यानी आपके घरों में देखने को ये मिलती है। क्लियर है बात? और इसी के साथ कभी भी हम लोग देखना, जनरेशन प्लान से हम डायरेक्टली परचेज नहीं करते। डायरेक्टली परचेज क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी जो नीड है वो 200 यूनिट, 300, 500, 1000, 1500, 2000, इससे ज्यादा यूनिट्स की जरूरत ही नहीं होती घरों में। राइट? तो इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो छोटा, जो अपना एक कहते हैं ना, सारी जगह सारा जो ज्यादा तादाद में खरीदेंगी और थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगी, बेसिकली ये होलसेलर है, और सॉरी ये रिटेलर है और होलसेलर जनरेशन प्लांट है। तो हम होलसेल का सामान कभी दुकान से नहीं खरीदते। राइट? और परचेज पावर एग्रीमेंट के तहत ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट से परचेज करती हैं। इन्हीं पीपीए यानी परचेज पावर एग्रीमेंट के तहत अब ये ग्रीन एनर्जी भी परचेज कर सकेंगी। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ पर बात किस बारे में की है कि जो भी एवरेज टैरिफ होगा, जो भी वेटेड एवरेज टैरिफ होगा, हमें सिर्फ वही पे करना रहेगा। ठीक है, और ये जो टैरिफ रहेगा स्लाइटली लोअर रहेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए 3 रुपए पे करते हैं 1 यूनिट का, जो कि हमारा जनरल रेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। मेरा आपसे सवाल है, वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर दूंगा। तो हमारा ग्रीन टैरिफ जो होने वाला है लगभग स्लाइटली कम, यानी
₹2.5 ₹2 और इसके आसपास ही लगभग इसका प्राइस रहेगा। क्लियर? तो ये आपका सॉर्ट ऑफ एक मोटिवेशन रहेगा जिससे आप ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में। क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है इसका इतिहास, ये हम ग्रीन टैरिफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की। देखिए, जो आपका पेरिस क्लाइमेट मीट हुआ था 2015 में, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, यानी कॉप 21 शॉर्ट में कहा जाता है। कॉप बेसिकली क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपकी एक डिसीजन मेकिंग, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड डिसीजंस लेती है। राइट? उसी में पेरिस समिट में ये बात की गई थी आईएनडीसी की, इंटरनेशनली नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, आईएनडीसी। राइट? इसके तहत हर कोई अपने खुद के लक्ष्य को निर्धारित करता है कि हम अपना जो कार्बन एमिशंस है, जो भी हमारे एमिशंस है, उनको इतना रिड्यूस करेंगे, इतने परसेंट रिड्यूस करेंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 33% अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की बात की थी 2025 तक। क्लियर? हम इतना रिड्यूस कर देंगे। साथ ही में 175 गीगावाट की एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे 2022 तक। साल 2022 तक हमें इतना जनरेट करने की हम लोगों ने बात की है। क्लियर है बात? साथ ही में क्लाइमेट एक्शन समिट जो ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी ने सितंबर 23 2019 में, उसमें मोदी साहब ने, जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने मेंशन किया था कि 175 गीगावाट्स तो हमारा एक बेसिक टारगेट है जो हमें 2022 तक पूरा करना है। पर हम लोगों का जो मेन लक्ष्य है वो हम और बियॉन्ड जाना चाहते हैं, इससे भी आगे जाना चाहते हैं। हम 450 गीगावाट की एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। क्लियर है बात? चलिए, तो इन्होंने किस बारे में बात की वो भी देखेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में मेंशन किया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन सी कॉप हुई है। पहली कॉप और आपकी अभी लेटेस्ट कौन सी कॉप होने वाली है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी वो हुई थी बर्लिन 1995 में, यूएन कन्वेंशन, यूएनसीसी की जिसको बोलते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट? उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी बर्लिन 1995 में। अभी लेटेस्ट जो होने वाली है वो है कॉप 26, जो कि ओरिजिनली 2020 में शेड्यूल थी, 9 से 19 नवंबर के बीच में। अब ये 1 से 12 नवंबर 2021 में ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में होने वाली है। ठीक है? यहाँ पर स्कॉटलैंड की कैपिटल की बात करें तो स्कॉटलैंड की कैपिटल आपकी बनती है एडिनबर्ग। ठीक है? एडिनबर्ग आपकी स्कॉटलैंड की कैपिटल है, याद कर लीजिए, एडिनबर्ग। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जो पेरिस क्लाइमेट के तहत ही आपका बनाया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली है क्या? ये एक समूह है, एक अलायंस है 121 कंट्रीज का, जो कि इंडिया ने इनिशिएट किया था। सबसे अच्छी बात है कि इंडिया ने इनिशिएट किया और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में ही है। ठीक है? कोई भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऐसा हेडक्वार्टर है जो कि इंडिया में स्थित है, जो कि गुरुग्राम में आपका स्थित है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। राइट? ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके तहत हमने क्या किया है, जो जो भी सनशाइन कंट्रीज हैं, पीएम मोदी ने कहा था वेम्बली स्टेडियम में, ऐसी कंट्रीज जो कि सनशाइन कंट्रीज है, जो मकर रेखा और आपकी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, उनको सनशाइन कंट्रीज कहते हैं। वो भी आपको बता देता हूँ कि सनशाइन कंट्रीज क्यों कहा जाता है। उनको उन्होंने सूर्य पुत्र यानी सन ऑफ द गॉड कहा था, सन ऑफ द सन्स कहा था, सॉरी। और इसी के तहत इन लोगों के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है सनशाइन कंट्रीज के पास कि वो रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। क्लियर है बात? क्योंकि विंड सिस्टम भी सबसे ज्यादा एक्टिव यहीं पर होता है। सोलार सन रेज जो होती है वो भी वर्टिकली सबसे ज्यादा इन्हीं एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात? इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो अभी करेक्ट डायरेक्टर जनरल इसके अजय माथुर साहब है। क्लियर है? आइए देखिए, वर्टिकल रेस को क्या कहते हैं, वर्टिकल रेस बेसिकली क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्टिकल रेस देखिए दोस्तों, आपकी जो भी सन है, हमारा एक्सेस थोड़ा सा टिल्ट है। राइट? 23.4 डिग्रीज हमारा एक्सेस जो नॉर्मल होना चाहिए उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टिल्ट है। तो इस टिल्ट एक्सेस की वजह से ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर आता है कैंसर, राइट, यहाँ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो आपकी सन है, ये सन कभी इधर से जब शिफ्ट होकर इस साइड आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन सन की तरफ हो जाएगा। राइट? तो यहां से लेके यहाँ, इस रीजन से इस रीजन में ही सबसे ज्यादा वर्टिकल आपको सनरेज देखने को मिलती है। क्लियर? इसलिए इनको सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है।
बाकी जगह पे तो आपकी सनरेज बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं। और अगर पोल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने, लगभग 6 महीने यहाँ पर अंधेरा ही रहता है जब तक सन इतने रीजन को ट्रैवल करेगा, क्योंकि हमारा टोटल 1 साल का समय होता है सन को रिवॉल्व करने के लिए, सॉरी अर्थ को रिवॉल्व करने के सन के अराउंड टाइम लगता है। क्लियर? चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड समझा देता हूं मैं आपको। विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, समर सोल्स्टिस क्या होता है, ऑटमनल इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं और वर्नल क्या होता है, ठीक है, जो सितंबर में होता है और मार्च में होता है। देखिए, दिसंबर में हमारा होता है वन विंटर सोल्स्टिस, जब सूर्य हमारे से सबसे दूर चला जाता है, सबसे दूर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्री से सबसे दूर होता है, उसी को बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। क्योंकि मेजॉरिटी जो जनता है वो हमारी कहाँ रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसी के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। देखिए, अभी जो है हमारा सन वर्टिकल कहाँ पर रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है क्योंकि सनरेज हमारे यहाँ एकदम डायरेक्ट नहीं आ रही है। ऑलराइट, तो वर्टिकल थोड़ा सा टेढ़ी होके आती है, तो इसलिए हम लोगों के यहाँ ठंड रहती है और हम लोग कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। देख सकते हैं आप, दिसंबर 21 में आपके यहाँ ठंड होती है, राइट। उसी का ऑपोजिट बात करें, जब सन अर्थ हमारी ऐसी की ऐसी घूम के इस साइड आती है, तो हमें देखने को मिलता है हमारा समर सोल्स्टिस। यानी अब हम, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुक चुका है, तो सन रेज हमारी तरफ डायरेक्ट आ रही है और हमारे यहाँ गर्मी हो रही है, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली आपका समर सोल्स्टिस होता है, जो जून में होता है। हम कहते हैं मई जून की गर्मी बहुत ज्यादा है, राइट, वही आपका जून 20 आपका क्या है, समर सोल्स्टिस है। अब आता है इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, जब दिन और रात आपके बराबर होते हैं। क्लियर? दिन और रात बराबर कैसे होंगे, कि देखिए अर्थ अब इस फेस में आ गई है जिसका आधा हिस्सा, एग्जैक्ट आधा हिस्सा बैक वाली साइड वाला, ये जो है आपका कहाँ पर है, अर्थ का जो एक्सिस का टिल्ट है वो अब सन की तरफ नहीं है, सन से साइड में है, राइट। तो जो एक पूरा बीच का हाफ है, ये वाला देखिए, फ्रंट एंगल देखिए आप, ये जो हाफ है इसका डायरेक्टली सन को फेस कर रहा है पूरा, टॉप से लेके बॉटम। तो यहाँ दिन और रात बिल्कुल आपके बराबर रहते हैं, और यहाँ पर ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। देखिए, ऑटम का सीजन पड़ता है यहाँ पर, स्प्रिंग पड़ता है आपका मार्च में। क्लियर? यही होते हैं आपके दो इक्विनॉक्सेस। क्लियर है बात? चलिए आगे समझते हैं। अब हमें देखना है कि इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ये डेटा है आपका 28 फरवरी 2021 का मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा दिया गया डेटा है ये, कि कोल का हमारा जो जनरेशन था वो था 201 गीगावाट्स, ठीक है, अप्रॉक्स 201 गीगावाट्स एनर्जी को हमने, पावर को हमने जनरेट किया है कोल के माध्यम से। क्लियर? फिर अलग अलग सोर्सेज हैं आपके, पर अब ग्रीन सोर्सेज यानी रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो वो आपके कौन कौन से हैं, हाइड्रो है, सोलार है, विंड है, स्मॉल हाइड्रो है, बायो बायोमिथेनेशन है, और वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से एनर्जी का उत्पादन। क्लियर? इन सारे सोर्सेज को अगर मैं जोड़ता हूं तो लगभग लगभग हमारा बनता है 130 गीगावाट। क्लियर? 130 गीगावाट को अगर मैं 139 से डिवाइड करूं, या समझ लीजिए 201 को अगर हम डिवाइड करते हैं 379 से, तो ये हमारा अप्रॉक्स बनता है 53% के आसपास। मतलब 53% आज भी हम कोल पे डिपेंडेंट है, पर हमने हमारे जो गीगावाट्स हैं इनको, किसको, रिन्यूएबल एनर्जी को, उसको 130 पे ले आए हैं, और हमारा टारगेट क्या है 2022 तक 175 गीगावाट्स। ठीक है? देखिए, कोविड आने की वजह से हमारा जो पेस था, जिस पेस पे हम लोग इसको जनरेट कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, वो थोड़ा स्लो हो गया है, क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो थे वो थोड़े से हॉल्ट हो गए थे, यानी धीरे हो गए थे, राइट। पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप होगी, ये प्रोजेक्ट्स भी अपनी स्पीड पकड़ेंगे और वापस से हम ये 175 गीगावाट्स के टारगेट को अचीव करने में लग जाएंगे। क्लियर है बात? चलिए अब समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है क्या। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इसका पर्पस क्या है, बेसिकली जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, यानी कैसे बनेगी जनरेशन, कैसे पहुंचेगी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, और इसके इलेक्ट्रिसिटी के यूज के जो भी रूल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी 2003 के तहत दिए गए हैं, राइट। इसमें क्या है कि कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर और पेस पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम को अंजाम दे सके। क्लियर है बात? कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, कंपटीशन बढ़ेगा तो जो हमारे टैरिफ्स हैं वो भी कम होंगे। कहते हैं ना, जब मार्केट में सेलर्स ज्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे, इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, सेलर्स ज्यादा और बायर्स कम होंगे, तो आपके जो टैरिफ होते हैं वो हमेशा गिरते हैं, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट बनता है और कंपटीशन के चलते लोग सस्ता बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्लियर? चलिए
इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के 2003 के तहत एक और प्रोविजन डाला गया था कि बेसिकली इनका मोटिव है कि सब जगह, सारी जगहों पर, सारे एरियाज में ये लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सके। जल्दी से जल्दी अगर आपकी एप्लीकेशन आ रही है तो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाए और आपको बिजली का कनेक्शन दिया जा सके। क्लियर? चलिए अब हम समझते हैं आरपीओ क्या होता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। क्या है आपका रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन? ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो आपकी डिस्कॉम्स हैं और आपकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, जो कन्वेंशनल पावर यूजर्स हैं, उनको उनको आरपीओ के तहत इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी पड़ती है। आरपीओ यानी आप कुछ ना कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करना ही करना है। क्लियर? अपनी जो भी एनर्जी वो जहां से भी परचेज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो जनरेशन है उसको प्रमोशन मिलेगा। क्लियर है बात? जिस प्रकार आपको कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपको ऑब्लिगेटरी बना दी जाती है कि आपको ये तो करना ही करना है। जैसे बहुत सारी कंपनीज आपको एक सैंपल फ्री देती हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, ताकि आप उस सैंपल को टेस्ट करें और फिर आपको अंदाजा लगे कि नहीं यार ये तो सही है। वो यहाँ कंपनीज के साथ नहीं कर सकती, तो यहाँ पर ऑब्लिगेटरी बना दिया कि आपको परचेज करना ही करना है। क्लियर है बात? चलिए अब दोस्तों समय आ गया है हमारे एमसीक्यू के आंसर का, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो इंडिया में डिसाइड करता कौन है। इसकी बात करें तो इसका आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये आपका जो है बॉडी जो है सर्क, ये आपकी बॉडी आपका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो तय करती है इंडिया के अंदर। क्लियर है बात? चलिए तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।